मैंने आपसे वादा किया था कल इको गार्डन की सरजमी पर कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। दिल्ली में कहां पर हूं? रामलीला ग्राउंड में हूं। न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस यूनाइटेड मोर्चा। और आप उनको देखते रहते होंगे, कभी एबीपी न्यूज पे, कभी आज तक पे, कभी एनडीटीवी पर, कहीं ना कहीं वो आपको दिखते नजर आते हैं। हर मुद्दे को उठाते रहते हैं टाइम बाय टाइम। और मैं उनसे बात करूंगा कि आप 341 की लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं और कई लड़ाइयों में हम शामिल भी हुए हैं। और ये तो न्याय अधिकार महासम्मेलन जो है, इसमें किस तरीके से इनका योगदान है? जी देखिए, ये कई बहुजन संगठनों का संयुक्त आह्वान था कि जो संकट है, न्यायिक संकट है और अधिकार का जो हनन लगातार हो रहा है, तो ऐसे में जो बिखरे हुए संगठन हैं उनको एक जगह इकट्ठा करवाया जाए और उनके न्याय अधिकार की बात की जाए। तो आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिवसीय ये महासम्मेलन है, आज और कल ये चलेगा लगातार। देश के कोने कोने से जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। कई पूर्व सांसद हैं, कई बड़े संगठन के संस्थापक हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सदैव शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ती है। आपको पता है, अनुच्छेद 341 की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। उसमें भी यही है कि दलित दलित है एक समान, माने चाहे कोई धाम, दलित दलित है एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमारा ये मानना है कि जो वर्गीकरण है, जो पेशेवर बिरादरियां हैं, मजहब उनका कुछ भी होता है, मसाइल उनके एक जैसे होते हैं। मजहब की बुनियाद पर चेहरे मोहरे, खान पीन तो थोड़े बहुत बदल जाते हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये तमाम स्थितियां जस की तस रहती और बल्कि कई बार उसके विपरीत की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन आज मूल रूप से जो लड़ाई है वो है जातिगत जनगणना सरकार से करवाने की हम मांग कर रहे हैं, जो कि बिहार सरकार ने इस मांग को माना भी है और बिहार सरकार ने काम शुरू भी कर दिया। केंद्र सरकार से हम लोगों की मांग है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए। क्यों जातिगत जनगणना करेंगे? इसलिए कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे वो केंद्र की दूसरी नौकरियां हो, या फिर न्यायपालिका हो, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं है किसी की। सचिवालय का तो ये हाल है और कॉलेज के अंदर भी, यूनिवर्सिटियों में भी, कि जिसकी आबादी 3-4-5% है वो है वहाँ 30-30%, और जिसकी आबादी 30% है वो है 3%। तो ये देश में वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। मगर ऐसा तो नहीं है कि जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, ऐसा तो अभी नहीं हो रहा है भारत में। यही होना है, इसी का प्रयास है, इसी की लड़ाई है। इसीलिए इसकी पहली कड़ी है जातिगत जनगणना। उससे क्या होगा कि धोबी कितना, नाई कितना, तेली कितना, धूना कितना, अंसारी कितना, मंसूरी कितना, राइन कितना, हलालखोर कितना, चमेला कितना, जोजा कितना, नट कितना, बक्को कितना, टपाली कितना, ललबेगी कितना, मीरासी कितना, मिरशिकार कितना, ये जितनी बिरादरियां, इसी तरह से नॉन मुस्लिम में यादव कितना है, क्या कहते हैं, वो तमाम जो इनकी बिरादरियां, कोयरी, कुर्मी, राजभर और तमाम तरह की जो बिरादरियां इनकी है, वो है कितनी आबादी। तो आबादी कैसे पता चलेगा किसकी कितनी आबादी है? तभी पता चलेगा जब उसकी गिनती होगी। 100 साल हो गया गिने हुए। 1919 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ। आज 100 से ज्यादा साल हो गया, अब 103-4 साल, अब तक गिनती नहीं हुई है। आबादियां बढ़ती घटती रहती है, हिजरत भी होता, बंटवारे हुए, देश बटा। उसके बाद, ये देश बटने से पहले की बात बता रहा हूँ, गिनती। उसके बाद देश बट गया 3 टुकड़ों में। फिर सिर्फ भूगोल नहीं बदला, इतिहास नहीं बदला, बल्कि बहुत कुछ बदला है। तो ऐसे में जातिगत जनगणना समय की अहम जरूरत है और यही तय करेगा। जब तक जातिगत जनगणना होगा नहीं तो शोषण होगा। अब एक बड़ा समूह है कोई जाति का, उसको न आर्थिक हिस्सेदारी है, न राजनीतिक हिस्सेदारी है, न सामाजिक हिस्सेदारी है, और उसको ये पता भी नहीं चल रहा कि हम हैं कितने। जब उसको ये पता चलेगा कि हम इतने हैं, तब वो गोलबंद होना शुरू करेगा। इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी चीज है। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अभी पसमानदा को बोला, उससे पहले चौकीदार बोला, तो चौकीदार तो आप देख ही रहे होंगे कि चौकीदार लखनऊ में बैठे धरने में, दिन पर दिन की संख्या बढ़ रही है। और पसमानदा, ऐसा तो नहीं चौकीदार की तरीके से पसमानदा भी जुमला ही तो नहीं है? बिल्कुल, ये अब तक जो देखा जा रहा है। अभी देखिए, पसमानदा शब्द का जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जिक्र किया, बड़ी खुशी की लहर चली।
मुस्लिम जो पिछड़े थे, जो पसमानदा दलित मुस्लिम थे, उनको ये लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी कुछ प्लान बना रहे हैं, क्या कोई योजना इनके पास है। पार्टी को आदेश किया इनको जोड़ो। किस काम के लिए आप जोड़ना चाहते हैं? जोड़ कर क्या करेंगे? जोड़ने के लिए तो सीधी सीधी सी बात है, उनके लिए आप काम कर देते। काम तो आपने किया नहीं। पसमानदा सम्मेलन हो रहा करोड़ों करोड़ों रुपए का, मंत्री जी जा रहे हैं उसमें, संतरी जी जा रहे हैं उसमें, उत्तर प्रदेश के तो सारे मंत्री इसी में लग गए। अभी रामपुर में चुनाव से पहले इन्होंने पसमानदा सम्मेलन किया। रामपुर परंपरागत मुस्लिम सीट रही है। 10 बार आजम खान वहां विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। आपने मुसलमानों से सांसदी सीट छीन ली पसमानदा कर करके। आज विधायक की सीट छीन रही है। रिजल्ट सुन लो, भाजपा जीत रही है। भाजपा ने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया पसमानदा को? अभी जाकिर नगर शाहीन ओखला की बात कर रहा हूँ, नगर निगम का चुनाव हुआ, 250 वोट है एक वार्ड में नॉन मुस्लिम के, 250 टिकट नॉन मुस्लिम को। क्या तमाचा मार रहे हैं साहब? मजाक कर रहे हैं क्या हमसे आप? 250 वोट वालों को आप टिकट दे रहे हैं, और जिसकी 30,000 आबादी है वहां पसमानदा मुसलमानों को, उसको आप टिकट नहीं दे रहे हैं। तो कौन सा पसमानदा? ये जो चमचे हैं, ये जो समाज के दलाल हैं, जो प्रधान सरकार की किसी भी योजनाओं को लपकना चाहते हैं, ये थाने के जो दलाल हैं, ये सरकार के जो दलाल हैं, वो पसमानदा करके दलाली कर रहे हैं। हम समाज की बात करना चाहे, समाज की भावनाओं को समझिए। दलाली से मसला हल नहीं होना है, लड़ाई होगा, संघर्ष से होगा। तो ये जो लोग जमा हुए हैं, ये प्लान बना रहे हैं हम कैसे न्याय और अधिकार की रक्षा करेंगे। हमारा अधिकार मारा जा रहा, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। तो ये न्याय और अधिकार महासम्मेलन से एक मैसेज भी जाना है, और एक नई दिशा हम लोग तय करेंगे कि ये जो बिखरे हुए लोग हैं, अलग अलग संगठनों के नाम से छोटी छोटी पार्टियां बना बनाकर, क्यों नहीं ये सब लोग, सब बहुजन हैं, सब उसी समाज के हैं। जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, उसी समाज के लोग हैं सब, लेकिन अलग अलग टोलियों में है। ये प्रयास किया जा रहा है, इनको गोलबंद कर दीजिए। ये गोलबंद अगर हो गए तो इनकी ताकत ऑटोमेटिकली बड़ी है, और जब बड़ी ताकत होगी तो फैसला हम जो है इंशाल्लाह करेंगे अपने आप। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी और योगी जी भी टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं, मैं उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तकरीबन मुगल काल से चौकीदार, आप लोग गांव में, हम लोग सब रहने वाले हैं, गांव में चौकीदार हुआ करता था, जो हिसाब से पुलिस का मित्र भी कह सकते हैं। और देखिए, चौकीदार का अर्थ होता है निगरां, मुहाफिज। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं चौकीदार हूँ, तो शब्द तो बड़े अच्छे हैं। वाकई प्रधानमंत्री देश का चौकीदार ही होता है, वो निगरां होता है, मुहाफिज होता है, वो रखवाला होता है, वो देखने वाला होता है। चौकीदार, जब आपको याद होगा उमर फारूक का जमाना याद करें, रात में घूमा करते थे गलियों में। जो मुल्क का मालिक होता है वो दरअसल मुल्क का लोकतांत्रिक नजरिए से, जमहूरी नजरिए से वो चौकीदार ही होता है। तो प्रधानमंत्री ने ना शब्द तो अच्छे गढ़े हैं, लेकिन चौकीदार देश की संपत्तियों को बेचवाएगा क्या? ये सवाल होगा ना भाई। चौकीदार निगरानी करेगा, हिफाजत करेगा, चौकीदार तो बेच रहे हैं। इसका मतलब चौकीदार, जो कहा नारा था चौकीदार ही चोर है, वो अब नया नारा फिर से लाना पड़ेगा। एक चौकीदार लाखों का सूट, एक चौकीदार लाखों करोड़ों 2,500 रुपए वेतन, और रोज आप जो रियल चौकीदार गांव में आपके आज भी है ना, 2,500 वेतन है, वो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2,500, 3,000, 5,000, 10,000। अभी दिल्ली में जो है, जिसको होम गार्ड कहते हैं, चौकीदार ही तो है। होम गार्ड की क्या स्थिति दिल्ली में देख लीजिए। तो ये मजाक जो है लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आप 30 लाख 50 लाख का सूट पहनेंगे, करोड़ों 2-4 करोड़ रुपया पर डे प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा और रख रखाव और प्रचार प्रसार पर खर्च हो रहा। 4 करोड़ रुपया पर डे, सारे आ रहे हैं आंकड़े अब धीरे धीरे। तो देश में एक चिंता की का माहौल है। देश चिंतित है कि भाई, लग रहा है कि 24 में माहौल कुछ और होगा अगर इन्होंने सुधार नहीं किया। कोशिश हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से कोई सही फैसला नहीं लिया, तो बहुजन समाज कोई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। और 2023 तक आप देखेंगे, 1 वर्षों के अंदर बहुजन समाज अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेगा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ये थे हाफिज गुलाम सरवर साहब। बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।